ये जो सरकार कर रही है, क्या ये प्लान बनाया गया था कि हमको सिक्किम में फ्लड आएगा तो इतना देना ही है? ये तो कोई इंसिडेंस हुआ तो फिर अचानक गवर्नमेंट को देना पड़ गया, यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का। लेबर लॉ के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट ग्लोबलाइजेशन अभी तक उतना इन्फोर्स हो नहीं पाया, उतना वर्क कर नहीं पाया है, और सबसे घिसा पिटा के लेबर ही है। अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो MP में। ठीक, अब तो स्टार्ट ही किए हैं हम, आगे बहुत जाना है, लेकिन साथ में आप लोगों को लेकर ही चलना है। 2024 का UPSC हमारा होगा, आपका भी होगा, बस बने रहिए और इसे जितना हो सके, इस चैनल को जितना हो सके जल्दी बढ़ा के। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि जो इस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है 69 BPSC, और इसमें मैंने 50 तक सॉल्व कर दिए हैं और आज 51 से स्टार्ट करना है, जिसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो फ्रेंड, ये पार्ट्स काफ़ी ट्रिकी है, तो ऑब्वियसली बात है टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे इसकी मुझे उम्मीद है। आप लोग सपोर्ट करें और आज हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कुछ बातें दी गई हैं, चलिए पहले हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, bankruptcy refers to a financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debts as they become due. तो फ्रेंड्स, ये जो bankruptcy है रेफर करता है फाइनेंशियल स्टेट को, जिसमें कि इंडिविजुअल अपने जो कर्ज लिया हुआ है, वो उसने जो लिया है डेप्ट, वो उसे चुकाने में अनएलिजिबल हो जाता है। फ्रेंड, ये बैंकरप्सी नहीं, ये इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। इस टर्म को हम लोग इंसॉल्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड पढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी रेफर्स टू अ लीगल प्रोसेस। तो नहीं फ्रेंड्स, बैंकरप्सी जो है वो एक लीगल प्रोसेस है, इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट थर्ड क्या है कि बैंकरप्सी इज अ स्टेट वेयर एज इंसॉल्वेंसी इज द कंक्लूजन। ये उल्टा है कि बैंकरप्सी जो है कंक्लूजन है और इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI is the regulatory body responsible for overseeing insolvency and bankruptcy proceeding। तो हाँ फ्रेंड्स, ये सही है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के प्रोसीजर को देखती है। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही लग रहा है, स्टेटमेंट 4। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, किस ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ? फ्रेंड्स, आपको 5 ईयर प्लान याद होगा ही। 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया था, और 1956 में जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियल के ग्रोथ के लिए लाया गया था। ठीक है, उसी टाइम पे जो है 1956 में ये रिजोल्यूशन भी पास किया गया था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी तो था, ज़्यादा हार्ड तो था नहीं, इसमें समझाने की कोई बात है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। फ्रेंड, ये स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसके बारे में कुछ है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए। द स्कीम ऑफर्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फ़ोन। फ्रेंड्स, ये रूरल एरिया में प्रोडक्शन को बढ़ाता ज़रूर है, लेकिन उस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट शामिल हैं वो ये मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह नहीं है। इसमें फूड प्रोसेसिंग है, पेट्रोलियम है, ठीक है, मेडिकल है, और ये सब है, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। सेकेंड है, द स्कीम हैज़ 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स, नेमली ग्लोबली कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट थर्ड है, स्कीम शैल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल्स of goods manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for a period of 6 year। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी 100% सही है। ठीक है, 4 क्या है कि द टारगेट सेगमेंट अंडर PLI shall be लैपटॉप टैबलेट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसी के रिगार्डिंग ये 4th स्टेटमेंट है, तो ये भी जो है गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स से पेट्रोलियम और ये सब मामलों में ये PLI स्कीम वर्क करती है। तो पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन है? तो एक तो फर्स्ट गलत है और एक 4 गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा D। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। फ्रेंड ये स्वामित्व स्कीम जो है 2021 में लॉकडाउन टाइम में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंदर आता है। ठीक है, पंचायती राज के अंदर आता है। 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, दिस स्कीम सिक्स टू क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोर्स नेटवर्क टू बेंचमार्क द लोकेशन एंड प्रोवाइड्स 5 सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी। तो जी हाँ, ये स्कीम जो है क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। और ये जो है 5 सेंटीमीटर यानी कि जमीन से रिलेटेड ये फ्रेंड्स है, स्कीम है जो कि जियो स्टेशनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे तकनीक के द्वारा ज़मीन को मापने का, कि हम दूर से ही ड्रोन की तरह ही होता है, जैसे कि हम जीपीएस से लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं ना, सेम इस टाइप का ही स्कीम है, जिससे कि ज़मीन का जो विवाद है वो इजीली रिजॉल्व हो सकते, सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्रॉस मीन्स क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। जी हाँ, तो क्रॉस का फुल फॉर्म होता है क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द स्कीम इज अ रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड बाई मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में भी बताया कि ड्रोन टेक्निक या फिर किसी भी तकनीक द्वारा हम लैंड की मैपिंग करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि मैपिंग करके जो सारा अधिकार है या फिर मैपिंग का सारा अधिकार है वो हम गांव वाले को ही दे दें। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम इसीलिए लाई थी क्योंकि लोग भूमि विवाद में आजकल बहुत सारे केस भी हो रहे हैं, बहुत सारे जाने भी जा रही हैं। इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में यानी कि 2021 में ये स्कीम लाई। तो इनकरेक्ट कौन है? इनकरेक्ट तो 4 है। ठीक है, 4 हाँ, इनकरेक्ट 4 है और 1 है, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं आता है, ये आता है पंचायती राज के अंदर। तो 1 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑल ऑफ एनी क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये कैसे हो सकता है भाई? प्रेसिडेंट रूल ही तो लगा रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट का कंट्रोल हो जाएगा भाई? ऐसा थोड़े है। चाहिए The President can issue directions for the reductions of salaries and allowance of all or any classes of employees serving in connections with the affairs of union, including the judges of Supreme Court and High Court. तो जी हाँ, सबकी सैलरी में कटौती की जा सकती है, भले ही वो हाई कोर्ट का जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल आर टू बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। जी हाँ, इसको रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो इस रिगार्डिंग ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है। तो स्टेटमेंट 1, 3 and 4 सी सही है। 56 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति जानते हैं ना फ्रेंड्स, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, हाई इन्फ्लेमेटरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो हाई मुद्रास्फीति जो होती है उसका जो प्रेशर आता है ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के खर्चे से भी आ सकता है। जी हाँ, आ सकता तो है। ठीक है, सेकेंड है डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी है, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मुद्रास्फीति तो आएगी ही, दाम अनाज का दाम तो बढ़ेगा ही। ठीक है, अकाल तो पड़ेगा ही। 1929 वाली याद आ गई होगी आपको। डिक्रीज इन एग्रीगेशन डिमांड एंड कंज्यूमर्स स्पेंडिंग, नहीं ये गलत है। ठीक है, डिमांड में कहीं कमी आएगी, डिमांड में कमी आने से भी होती है बट इस केस में नहीं होगी। एप्रिसिएशंस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, नहीं ये स्टेटमेंट इस रिगार्डिंग सही नहीं है।
तो क्या पूछ रहा है, मुद्रास्फीति के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो कौन सा सही है, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। आइए 57 देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो फ्रेंड आपको हम बता दें कि 2014 के बाद से प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है। लगभग आई थिंक 63 to 64% जो है प्राइवेट सेक्टर ने एक्वायर कर रखी है सारे गुड्स एंड सर्विसेज वाले बिजनेस पे। समझ सकते हैं, तो घट कैसे सकते हैं, बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना कि क्या बताएं। इट हैज़ इंक्रीज कंपेयर टू द प्री पैंडमिक लेवल्स। तो फ्रेंड्स ये प्री पैंडमिक लेवल्स के बाद से जो है वो बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बीच में कुछ घटा था लेकिन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। इट हैज़ इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर। भाई कोरोना के टाइम में तो घटा था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू अ वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस। तो रसिया यूक्रेन का वॉर आपको पता ही है कि पिछले साल से ही चला आ रहा है, और इसके चलते जो है सो कुछ दिक्कतें तो आ ही रही हैं, ठीक है। तो 2 and 4 विच कौन सा सही है, 2 and 4 सही है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के हिसाब से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है प्री पैंडेमिक लेवल के बाद से, ठीक है। बीच में घटा था 21 में, फिर 22-23 में बढ़ गया है। और जो ग्लोबली अगर वीक है तो वो रसिया यूक्रेन वॉर या फिर जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते रहते हैं वर्ल्ड में, उसकी वजह से है, ठीक है। करंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो ये तो पॉपुलेशन की बात आ गई है। खैर आपको हम बता दें 598,000 ये पॉपुलेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहाँ होता है सरकार का, तो जैसे कि मान लीजिए अभी सिक्किम में फ्लड आ गया है, ठीक है। कितने भयावह तस्वीर है सिक्किम की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर से कुछ ना कुछ मदद तो करेगी, डेफिनेटली मदद करेगी, तो उसमें सरकार अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी, सरकार को देगी, सिक्किम के गवर्नमेंट को देगी। तो ये जो सरकार कर रही है, क्या ये प्लान बनाया गया था कि हमको सिक्किम में फ्लड आएगा तो इतना देना ही है, ये तो कोई इंसिडेंस हुआ और फिर अचानक गवर्नमेंट को देना पड़ गया, यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट का। सेम इस तरह का बात पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर पे एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन प्लान होता है क्या, ऐसा थोड़े है। इतना बीमा वगैरह आता है, ये पहले से प्लान किया हुआ होता है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप देखिए कि चंद्रयान 3 पे कितना खर्च हुआ, ये पहले से ही डिसाइडेड था कि इतना में कर लेना है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी जो होता है प्लान एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ आ गया ना। तो इंटरेस्ट कितना होगा ये प्लान नहीं होता, ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। तो इस रिगार्डिंग जो है करेक्ट क्या है, तो करेक्ट हो जाएगा सी, एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या नहीं सही नहीं है और उसके इम्पैक्ट के बारे में जो कि इंडिया पे पड़ा है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट। देखिए ये नॉट ट्रू, ये ट्रू है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अब भारत में भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट घट रहा है, जो कि एक बैलेंस बनाने के लिए, ट्रेड में बैलेंस बनाने के लिए हमेशा जरूरी होता है कि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करें, इम्पोर्ट कम करें, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से सामान भेजना, और इम्पोर्ट का मतलब जो दूसरे देश से हमारे यहाँ सामान आता है, ठीक है। नहीं तो ये तो सही है, सही है। इट हैज़ लेट ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा पहले कितना घट चुका था, लेकिन अब फिर से ग्रो करने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट सही है। इट हैज़ एक्सपेंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, अब जब हर चीज़ सही होगा तो ट्रेड में एक्सपेंस तो होगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। और अगर इसका आंसर आपको जानना है ना अलग से फ्रेंड्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में सिर्फ एक चीज़ नहीं सही है कि लेबर लॉ अभी तक बनाया नहीं गया है, ठीक है। लेबर लॉ के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट ग्लोबलाइजेशन अभी तक उतना इन्फोर्स हो नहीं पाया, उतना वर्क कर नहीं पाया है, और सबसे घिसा पिटा भी लेबर ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस। फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट had reached 9.2% of GDP
ड्यूरिंग पैंडेमिक 2021 में, याद है 9.2% ही फिजिकल डेफिसिट थी हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। सरकार इसको घटा घटा के अब तो कम कर रही है। आने वाले टाइम पे इस बार शायद 5.9% है फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम पे और घटेगी। बोल तो रही है सरकार कि 30 तक हम 3 के अंदर ले आएंगे, अगर ले आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। मोदी है तो मुमकिन है, ये मत सोचना आप लोग, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो। खैर ये स्टेटमेंट सही है, सरकार ग्रोथ भी कर रही है, फिजिकल डेफिसिट हमारा कम हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। द फिजिकल डेफिसिट हैज़ मॉडरेट टू 7.7% इन GDP 2022 में, तो 7.7 नहीं, ये 7% था, तो 9.2 से 7 पे आ गया, अब 5.9 पे आ रहा है, आ जाएगा उम्मीद है, ठीक है, 23-24 में। द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर लास्ट 2 years हैज़ गॉन डाउन। भाई ये क्या बात हुआ, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी गलत है। कैसे डाउन हो गया भाई, 21 में कुछ घटा था, लेकिन 22 में 23 में फिर से बढ़ गया है, ठीक है। 21 में घटा था चूँकि 20 का पैंडेमिक था, तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट कौन है, तो करेक्ट तो सिर्फ 1 है, 1 ओनली, ठीक है। आगे बताएं या फिर हो गया आज के लिए? हाँ, देख लेते हैं एक दो और। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ RBI, तो RBI का जो फॉरेन एक्सचेंज है, अब गूगल करिएगा डायरेक्ट फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। देखिए फॉरेन करेंसी एसेट भी है, जो कि RBI की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शामिल है, गोल्ड भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR भी है। पहले तो मैं कन्फ्यूज था, ये नहीं है शायद, लेकिन ये है। और ये रिजर्व ट्रांजिट पोजीशन, ये नहीं है, ये तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि है क्या, लेकिन ये था भी नहीं, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ए में टिक मारिए। चलिए अब जो भी क्वेश्चन है, हालांकि अगर आपका मन है तो 1-2 हम और देख लेते हैं। रूल्स ऑफ ऑरिजिन के बारे में कुछ है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन जो है क्राइटेरिया है जो डिटरमाइन करता है नेशनल सोर्स, द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट के नेशनल सोर्स को, ठीक है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशंस एंड फीस अप्लाई टू गिवन प्रोडक्ट। हाँ जी हाँ, ये भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। दीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिक्स, तो हम ये ट्रेड स्टैटिक्स के लिए ही रूल्स ऑफ ऑरिजिन बनाया गया है। इसके मेन स्पेसिफिकेशन जो है, एसेंशियल वर्क जो है, ये ट्रेड स्पेसिफिकेशन ही है, स्टैटिक्स का काम करता है, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ। Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the source of import। तो जी हाँ, इम्पोर्ट के सोर्स पर ही ये डिपेंड करता है। The importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend on the source of imports। तो ये भी पॉइंट जो है सही है, इसमें चारों पॉइंट सही है, ऑल ऑफ द एबव। 64 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट जो नवजात शिशु मर जाते हैं ना जन्म से 1 साल के बीच, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज, ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन बोल रहा है कि 1 लाख में, 10,000 में, 10,000 नहीं 1,000 में होना चाहिए था, ठीक है, स्टेटमेंट ये गलत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 89.6 था 1950 में, सही है, इतना ज़्यादा था, अंग्रेज़ के टाइम पे थे ना। 2019 में 30 हो गया, ये भी सही है, और घट रहा है, अभी तो 39 हो गया है आई थिंक। इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा है, यूपी या फिर एमपी में सबसे ज़्यादा है, एमपी में सबसे ज़्यादा है, समझे, आई थिंक 44 है एमपी में, उसके बाद फिर यूपी आता है। याद रखिएगा कि अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो एमपी में है, ठीक। एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी इन उत्तर प्रदेश, तो नहीं ये एमपी है, ठीक है, हाँ एमपी ही है। 2 और 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 और 3 है कहीं के, बी 2 और 3, ठीक। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन है।
As a concept is better explained in terms of a process which enables individual of a human capital formation. Friends, human capital formation as a concept, individuals of a country to accumulate more capital. इंडिविजुअल के लिए नहीं है, कलेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। इंक्रीजिंग द नॉलेज मीन इंक्रीजिंग द स्किल्स लेवल्स, तो ये इंक्रीजिंग द नॉलेज और स्किल्स लेवल्स दोनों हैं, लेकिन दोनों एक साथ है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल्स लेवल्स एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, ये स्टेटमेंट सही है, ओनली फॉर, ठीक है। देख ही लेते हैं, 70 तक देख ही लेते हैं, मज़ा आ ही रहा है, आपको ही मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ फॉलो करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भर भर के करिए, ठीक है। अब तो स्टार्ट ही किए हैं हम, आगे बहुत जाना है, लेकिन साथ में आप लोगों को लेकर ही चलना है। 2024 का यूपीएससी हमारा होगा, आपका भी होगा, बस बने रहिए और इसे जितना हो सके, इस चैनल को जितना हो सके जल्दी बड़ा कीजिए, जल्दी बड़ा कीजिए, ठीक है, हम दोनों का फ़ायदा है। द बकस्त मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937 से 1938, तो फ्रेंड्स ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार के ना फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है, समझे। ये तो ऑल इंडिया किसान सभा के भी नेता थे और बहुत कुछ ऐसा किए ना जो कि क्या ही बताएं। जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, स्पेशल बिहार का जो हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन स्पेशल बिहार, उसमें हम इनका बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत कमाल के आदमी थे। ये देखिए जयप्रकाश नारायण जेपी, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन से फेमस हुए जब वो जेल से भाग गए थे, ठीक है। उसके बाद आज़ाद रास्ता दिया था उन्होंने। पीर अली खान, ये एक्टिविस्ट थे, ठीक है। जेपी का इन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, ठीक, 1978 में इन्हीं के नाम पे डीएवी चल रहा अभी, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल, ठीक है ना। लगभग 1900 से पहले ही इन्होंने डीएवी की स्थापना करी थी। तो चलिए, सारा ऑप्शन आप समझ चुके हैं। बकस्त मूवमेंट जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लॉन्च करा था 1937 से 1938। यार गर्दन दुख गया। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, होम रूल मूवमेंट, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक 1916 में लेके आए थे, ठीक है। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, याद होगा आपको। फिर 1915 में वो दोनों एक साथ हो गए, क्योंकि देश के लिए लड़ना था ना, अपने लिए थोड़ी ना लड़ना था। खेदा सत्याग्रह, तो खेदा सत्याग्रह कब हुआ था? आई थिंक 1917 में हुआ था, 1970 में। इसके बारे में डिटेल भूल गए हैं, बाद में बात करेंगे जब याद हो जाएगा तो, ठीक है। मॉडलेमेंटो सुधार, जिसको रिफॉर्म बोलते हैं, 1907 में, सॉरी 1909 में। इस हिसाब से अगर देखें तो पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 भी कंप्लीट हो गया। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद, लॉर्ड लिटन किससे एसोसिएटेड नहीं थे? आर्म्स एक्ट से तो नहीं भाई, आर्म्स एक्ट से लॉर्ड लिटन, देखिए लॉर्ड लिटन एसोसिएटेड थे आर्म्स एक्ट से, ठीक है। 1978 में एक आर्म्स एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी इंडियन होंगे ना, वो कोई भी हथियार नहीं रखेंगे बिना लाइसेंस के, अगर रखते हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। और ये जो रूल था ये सिर्फ इंडियंस के लिए लागू था, वो फॉरेनर्स के लिए या फिर जो ब्रिटिश यहाँ रह रहे थे वो लोग आर्म्स रख सकते थे, ठीक है। और एक आर्म्स एक्ट आया था 1959 में, ठीक, सॉरी 1958 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसे लाया था, जिसमें कहा गया था कि आर्म्स को रखना इलीगल है जब तक कि आपके पास लाइसेंस ना हो। तो अभी जो हम लोग अपने घर में बंदूक वगैरह नहीं रखते हैं, उसका वजह है आर्म्स एक्ट। अभी जो मोकामा के एक विधायक थे अनंत सिंह, वो भी जो फंसे हैं वो भी आर्म्स एक्ट में ही फंसे हैं। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 10 साल का सजा हुआ है उन्हें, इतना इलीगल है।
आर्म्स रखना बिना लाइसेंस के। तो एक था 1978 का, यानी कि एसोसिएट था ये। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट यही तो लाया था 1978 में, फिर लॉर्ड रिपन ने उसको रिपेल कर दिया 1882 में, 1878 में, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने उसको रिपेल कर दिया। ठीक है। एल्बर्ट बिल, देखिए ये आया था 1883 में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, तो ये एसोसिएटेड नहीं है एल्बर्ट बिल। द स्टैची कमीशंस, तो ये कमीशंस भी जो है 1880 में आया था, इसी के टाइम पे आया था। ठीक है। एक जनरल स्ट्रेटजी था, चूँकि लॉर्ड लिटन के टाइम पे ना 1878 से 1880 तक बहुत ज़्यादा फेमिन आ गया था, सुखाड़ आ गया था, बाढ़ आ गया था, सुखाड़ आ गया था, उससे उसको डील करना था, इसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है। और वही समस्या को हल करने के लिए एक स्ट्रेची कमीशंस 1880 में लाया था। तो ठीक है, एसोसिएटेड कौन नहीं है? एल्बर्ट बिल नहीं है, जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया है। ठीक है। 2 क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। विच ट्रीटी वाज साइन आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है वो बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब था? 1764 में। याद है आपको? कुछ याद है? हाँ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी 1757, फिर उससे कुछ दिन बाद यार 64 है ना, चलिए 64 समझ लीजिए। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, और ये बैटल ऑफ बक्सर ही है जो कि इंग्लैंड को दे दिया था मौका कि भाई अब चलो टैक्स वसूलना हम शुरुआत करते हैं बंगाल में, जिसमें कि बिहार था, उड़ीसा था, और ये सब जो भी प्रोविंसेस थी, यहाँ से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। 70 लास्ट क्वेश्चन है आज का। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इस फैक्ट्री एट पटना। तो 1632 में उन्होंने पटना में फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था, जिसको अब हम पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हम सोच रहे इतना ही। आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, 20 क्वेश्चन में काफ़ी टफ क्वेश्चन थे आज के। प्लीज़ आप लोग अगर एंजॉय किए हैं, कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।